स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नई शिक्षा नीति है और नई जो परीक्षा नीति है उसमें क्या सावधानी हमको रखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं रखें, जैसे जो CET एग्जाम है जो सभी नौकरी के लिए अनिवार्य हो जाएगा, अभी केवल SSC, IBPS और रेलवे की परीक्षाओं के लिए देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा ये होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इसमें अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो क्यों हम पिछड़ जाएंगे और समय के प्रवाह में पीछे छूट जाएंगे। तो इसी मुख्य विषय पे मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और मेरे कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो आपके भी ये गंभीर प्रश्न हो सकते हैं, और इस पे हम लोग इसमें विचार करेंगे और कहाँ कहाँ मतलब कि सावधानी आपको बरतनी है इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं, ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जो है इस पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो देखिए, ये दोनों जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और फिर कॉमन रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, तो इस पे मैंने देखिएगा दो जो है एजुकेशन पॉलिसी में मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उसको आप देख करके ये शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसको समझ सकते हैं। और फिर CET पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख करके इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो आप देख करके नई शिक्षा व्यवस्था और नई परीक्षा व्यवस्था के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब आइए इस मूल विषय पे। तो देखिए, अब पहले जो परीक्षाएं होती थी, रेलवे के लिए अलग एग्जाम होते थे, SSC के लिए अलग एग्जाम होते थे, और IBPS के अलग एग्जाम होते थे, और सबका जो सिलेबस है वो अलग अलग होता था। जैसे रेलवे की परीक्षा में PT में मेंस में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं होता था। तो अब इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं होता है रेलवे में, तो स्टूडेंट जो है बिना अंग्रेजी के जानकारी के एग्जाम पास कर रहे थे, नौकरी प्राप्त कर रहे थे पहले के सिस्टम में। अभी के सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। अभी आपके लिए अंग्रेजी जो है कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जो PT एग्जाम होगा, जो प्रीलिमिनरी टेस्ट, जो कॉमन CET जो एग्जाम लिया जाएगा, उसके जो संभावित सब्जेक्ट हैं उसमें देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में रहेगा, क्वांट का सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग का सब्जेक्ट रहेगा, और GK रहेंगे। ये बातें उभर के आ रही हैं कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने मार्क्स के होंगे, कितना, ये सब बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट होंगे। तो अब जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप CET नहीं पास कीजिएगा तब आप रेलवे का मेंस नहीं दे पाइएगा। तो रेलवे के मेंस देने के लिए PT में आपको जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले रेलवे के जो स्टूडेंट है वो सावधान हो जाए, उनको जो है आपको जानना पड़ेगा कि इंग्लिश का सब्जेक्ट का नॉलेज होना होगा। और तो इसलिए सबसे पहला सावधानी रेलवे के स्टूडेंटों के लिए है कि उनको अंग्रेजी पे अभी से फोकस कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो एग्जाम होंगे, मतलब कि इसका संभावना है कि मार्च तक एग्जाम होगा, और फिर मार्च में आपको फरवरी में पता चले, जनवरी में पता चले कि इंग्लिश आपको पढ़नी है, तो आप फिर पिछड़ जाइएगा। इसलिए अभी से इंग्लिश पे आप फोकस कर दीजिए। और बाकी ऐसा नहीं है कि जो SSC की तैयारी करते हैं और जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि हमको इंग्लिश पढ़ना है, तो उनकी अंग्रेजी की तैयारी रहती है। फिर देखिएगा बैंकिंग में, IBPS में जो RRB का जो एग्जाम देते हैं, तो RRB में भी इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं होता है, PT में भी नहीं होता है, मेंस में भी ऑप्शन में रहता है हिंदी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो RRB के भी जो विदाउट इंग्लिश जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको भी सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज आपको, ये दो जो तैयारी करने वाले थे रेलवे के और IBPS RRB के जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनको इंग्लिश पे अभी से फोकस कर देना चाहिए। मेरा बार बार जोर देने का मतलब है कि अगर आप इसमें पिछड़ जाइएगा, अगर CET नहीं क्वालिफाई कीजिएगा, तो आप जो है आगे मेंस का एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो पहला ये चीज हो गया। फिर दूसरा इसमें देखिएगा कि
इंग्लिश जो है ये मतलब व्यवस्था इस तरह का है, जैसे शिक्षा नीति है, तो शिक्षा नीति में देखिएगा कि आपको बोला जा रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन का विषय अंग्रेजी रहता है। फिर उसी तरह से जो हायर जो नौकरी का सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होता है। तो पढ़ाई कीजिएगा आप रीजनल लैंग्वेज में और नौकरी के लिए आपको इंग्लिश जरूरी होगा। तो इस तरह के शिक्षा व्यवस्था से भी आपको सावधान होना है। इंग्लिश और हिंदी भाषा के स्तर पे आपको ज्ञान होना चाहिए, ये मान के चलिए। आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़िए चाहे किसी लैंग्वेज में पढ़िए, लेकिन आपको नौकरी का जो मतलब भाषा होगा, माध्यम होगा, मीडियम होगा, वो इंग्लिश होगा। और फिर जो हायर एजुकेशन का जो माध्यम होगा वो भी इंग्लिश होगा। इसलिए आपको इंग्लिश में के बातों में नहीं उलझना है कि इंग्लिश आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करनी है, नहीं। तो ये चीज हो गया। फिर दूसरा जो बताया जा रहा है कि दूसरा जो इसमें बताया जा रहा है कि ये बार बार आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं दूसरे स्तर पे आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि देखिएगा कि जो मेंस का जो एग्जाम हो रहा है वो तो सब अलग अलग लेंगे, लेकिन जो पीटी का एग्जाम होगा उसका लेवल टफ होने वाला है। ये मान के चलिए, आप बहुत सारे वीडियो बनाने वाले बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल जो है ये इजी होगा, नहीं होगा इजी। आप कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है, चाहे वो जेईई का हो गया, चाहे आपको नीट का एग्जाम हो गया, या फिर नेट का एग्जाम हो गया, या फिर टेट का एग्जाम हो गया, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत टफ होता है। और अगर टफ लेवल नहीं होगा और सब लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी, तो फिर मेंस में स्क्रीनिंग कहाँ होगा? तो फिर जो है 50 लाख लोग का आईबीपीएस मेंस नहीं लेगा। तो इसलिए ये हमेशा जानते रहिए कि जो बताया जा रहा है कि इसका लेवल बहुत, चूंकि पीटी लेवल का एग्जाम होगा और इसके क्वेश्चन जो है बहुत इजी होंगे, तो यहाँ भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन का लेवल जो है टफ होगा। जो भी ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है उसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। तो इसलिए जो है उस टफ एग्जाम के लिए आपको तैयार रहना है। अगर टफ एग्जाम के लिए तैयार रहेगा तो आप इजिली कवर कर पाइएगा। तो इसीलिए जो है टफ लेवल का, जो मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल जिसका ज्यादा होता है, उस तरह के स्टडी पे आपको फोकस करनी चाहिए। अगर मॉडरेट रहेगा तो अच्छा है और इजी रहेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इजी रहने वाला नहीं है। इसका देखिएगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर जो है इसका इंक्लाइनेशन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपको प्रिपरेशन करना। तो 2 चीजों पे मैंने फोकस किया इस पे। अब जो शिक्षा नीति है, तो फिर देखिएगा बताया जा रहा है कि इसमें आपको मुक्ति मिल जाएगी प्रारंभिक परीक्षाओं के देने से। तो प्रारंभिक परीक्षा आप बार बार दे रहे थे, अलग अलग रेलवे का अलग दे रहे थे, एसएससी का अलग दे रहे थे, आईबीपीएस का अलग दे रहे थे। आईबीपीएस में भी आईबीपीएस के लिए अलग दे रहे थे, एसबीआई के लिए अलग दे रहे थे, आरबीआई के लिए अलग दे रहे थे, एलआईसी के लिए अलग दे रहे थे। तो इसमें बार बार आपको मौका मिल रहा था ताकि आप अपने को इम्प्रूव कर पाए, आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाता था। लेकिन जब साल में एक ही एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे 2 बार, तो 2 बार जब एग्जाम होंगे तो केवल आपको 2 ही बार मौका मिलेगा कि आप जो है मतलब कि एग्जाम दे पाइएगा। मतलब 2 ही मौका मिलेगा। पहले आपको ज्यादा मौका मिल रहे थे आपके लिए। कुछ लोग के लिए देखिएगा पहले वाला ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा चांस मिल रहे थे अपने इम्प्रूवमेंट को, आपके लक फैक्टर को वो ज्यादा मतलब कि जस्टिस कर रहा था। लेकिन इसमें आपको देखिएगा कि केवल जो है आपको 2 चांस मिलेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि आप एक बार दे करके, जैसे 2 करोड़ स्टूडेंट बैठे, तो 2 करोड़ स्टूडेंट बैठे तो उसमें 50 लाख अगर क्वालिफाई कर गया, 60% से अधिक मार्क्स आ गया, तो क्या 50 लाख का मेंस थोड़ी लेगा आईबीपीएस? उसमें जो है 1 लाख को मेंस लेना है, तो 50 लाख में से 1 लाख को मार्क्स के आधार पे वो छांटेगा। तो पता चला कि आप क्वालिफाई तो कर गए, 60% है आपका, लेकिन आईबीपीएस के लिए कट ऑफ दिया गया 68%, 69%, तो आप एपीयर हो पाइएगा? नहीं हो पाइएगा। तो फिर आप स्कोर बढ़ाने के लिए आप फिर एग्जाम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? फिर दीजिएगा। मतलब बार बार एग्जाम देने से मुक्ति आपको मिलने वाली नहीं है, ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो ये सब में भी सावधानी बरतना है कि एक बार आप पास कर जाइएगा तो आपका वो मार्क्स वैलिड होगा,
3 साल तक, ये सही है। लेकिन वो मार्क्स अगर मेरिट लिस्ट के लायक नहीं होगा तो फिर आपको फिर से एग्जाम देने होंगे। तो इसीलिए ये सब सावधानी बरतने की जरूरत है अभी से। और जब आप सोचिएगा कि कोचिंग खुलेंगे और सब, तब हम तैयारी शुरू करेंगे, उस हिसाब से जब सिलेबस आ जाएगा तब तक पता चला कि आप देर हो गए और समय के प्रवाह में पीछे छूट गए और समय जो है आपको कुचलते हुए आगे निकल जाएगा। तो इसलिए जो है अभी से इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। फिर जो नई शिक्षा व्यवस्था है, तो नई शिक्षा व्यवस्था में देखिएगा बोला जाता है कि 6% ऑफ जीडीपी आप पे खर्च किया जाएगा। आप सुबह से लेकर के देखिएगा शाम तक सरकार को टैक्स देते रहते हैं। आप कोलगेट ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, और फिर रात को गुड नाइट जला करके सोते हैं। वहां तक जो भी दिन भर में आप सामान यूज करते हैं उस सब पे आप टैक्स देते हैं। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। तो आप टैक्स इसलिए देते हैं कि आपके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवा मिले, इसलिए आप टैक्स दिए। फिर आपको शिक्षा के नाम पे देखिएगा आपसे शेष वसूल किया जाता है। ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग शेष है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग है, हायर एजुकेशन के लिए अलग शेष है। तो टैक्स के ऊपर फिर टैक्स दे रहे हैं आप शिक्षा के नाम पे। और फिर जो है आपको सरकारी स्कूलों में व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है, क्योंकि आपसे टैक्स तो लिया गया और उसका केवल जीडीपी का आप 3% खर्च कर रहे हैं, 3.5%, 6% अभी आप कह रहे हैं। खर्च कीजिएगा नहीं कीजिएगा इस समय बताएगा, लेकिन आप तो टैक्स ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, उसको खर्च भी नहीं कर रहे हैं शिक्षा पे। आप अलग से शेष भी ले रहे हैं, उसको भी खर्च नहीं कर रहे हैं शिक्षा पे। तो कहाँ खर्च कर रहे हैं भाई, ये तो आपको बताना होगा। फिर उसके बाद से देखिएगा कि जो आप फिर सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इस तरह से इंफीरियर क्वालिटी का करके उसको मतलब कि एक तरह से मतलब कि नीचा दिखा करके लोगों में ये विश्वास दिला दिया गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ने का मतलब है कि आपका बच्चा किसी काम के लायक नहीं है। तो ये एक तरह का भ्रम फैलाया गया है। मतलब सरकारी शिक्षा को पहले बर्बाद किया गया है ताकि आप तैयार हो जाइए प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल में बड़ा बड़ा फीस धनराशि दे करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ये उतना ही सत्य है कि जैसे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर निकल के कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये प्राइवेट स्कूल वाले भी निकल के कुछ इनसे नहीं होने वाला है। आप क्या ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जो बच्चे, भारी भरकम फीस ले करके आप जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बिना कोचिंग के वो पास कर जाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो फिर वहां फिर देखिएगा कि आपसे बहुत ऊंची धनराशि वसूल लिया गया और फिर देखिए आपको कितना मेंटली जो है तैयार कर दिया गया कि आप जो है टैक्स भी दिए, उसका कोई खोज खबर नहीं लिए, शेष भी दिए शिक्षा के लिए, उसका भी कोई खोज खबर नहीं लिए, फिर ऊंचा जो है फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में और फिर गर्वान्वित हो रहा है कि मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में तरह तरह के स्कूलों में पढ़ रहा है और गर्वान्वित भी हो रहा है, गर्व भी महसूस कर रहा है। सोचिए कितना आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया गया है इस चीज के लिए। फिर उसी तरह से जब आप हायर एजुकेशन, जब वहां से बच्चा पढ़ के निकलता है तो बिना कोचिंग के लिए न तो वो मेडिकल का एंट्रेंस पास कर सकता है और न ही इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास कर सकता है। तो फिर वहां भी आप भारी भरकम फीस दिए। फिर उसके बाद से प्राइवेट इंजीनियरिंग में उसको पढ़ाने के लिए आप भेजे, सरकारी वाला जो सीमित है उसमें हुआ तो हुआ, नहीं तो प्राइवेट में गए तो वहां फिर ऊंचा फीस दिए। फिर वहां जितने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, 12 से 15 लाख इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, 3 लाख जॉब है, 9 लाख बेरोजगार हो गया। मतलब इतना महंगा शिक्षा ले करके नंबर सिस्टम और पढ़ना लिखना और अल्फाबेट सीखने के लिए आप प्राइमरी एजुकेशन के नाम पे बहुत धनराशि खर्चा किए, फिर कोचिंग में खर्चा किए, फिर उससे पढ़ के बच्चा निकला फिर बेरोजगार हो गया। तो फिर इतना धनराशि का जो है, उसके बाद ये सब फी की धनराशि है। अगर आप वो जब उसका जो स्टेशनरी है, जो किताबें हैं, जो कॉपी है, ये सब अगर खर्च जोड़ दीजिएगा खाने पीने का, तो एक बहुत बड़ा धनराशि शिक्षा पे खर्च हो रहा है लोगों का और उससे आउटपुट जो है बेरोजगारी के रूप में आपको मिल रही है। तो इस पे सावधानी बरतने का जरूरत है कि आपको वो जिस तरह का कंपटीशन वाला जो है पैटर्न है उसी तरह से बच्चे को आप प्रिपेयर कीजिए, उसी तरह से बच्चे को भी प्रिपेयर होना चाहिए
नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और समय भी जाएगा और आप बेरोजगार भी हो जाइएगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर आप वहां से कुछ ही लोग का मेडिकल इंजीनियरिंग में हो जाता है, बाकी लोग सब बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं। तो फिर वो भी जो है वहां से निकल के फिर वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। उनको भी अगर बोल दिया जाए कि आप कोई नौकरी ले लें तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। उनको फिर कोचिंग करना है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए। तो ये सब जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, अगर आप शुरू से केवल जो है इंग्लिश मैथ पे आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इंग्लिश और मैथ पे बेस्ड है। मैथ से ही रीजनिंग बनता है और फिर जीके का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। तो आपके सफलता का रहस्य जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके में छुपा हुआ है। ये सब्जेक्ट आपको शुरू से पढ़नी चाहिए और इसी पे फोकस करनी चाहिए और इसी से आपका पीटी भी क्लियर होगा। और फिर मेंस में भी देखिएगा, आईबीपीएस के मेंस में, एसएससी के मेंस में और फिर रेलवे में इंग्लिश छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये मैं आपको सावधानी के लिए कि आपको जो है चेताने के लिए एक वीडियो बनाया कि आप जो है उस समय मत तैयारी कीजिए। और ये केवल जो बताया जाता है कि आपको बहुत तरह की परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाएगी। अरे परीक्षाओं से मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आपको नौकरी मिले। परीक्षाओं से मुक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली है कि कोई एक परीक्षा हो गया, परीक्षा से मुक्ति मिल गया। नहीं, आपको परीक्षा से मुक्ति तब मिलेगी जब आपको नौकरी मिले। तो आप तो नौकरी दे नहीं रहे हैं, नौकरी जो सरकारी था उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और फिर वहां पे नौकरी आपके पास 25 से 50,000 के आसपास नौकरी है, बाकी सब रद्दी नौकरी है। तो ये 50,000 नौकरी के लिए इतने लोग फंसे हुए हैं और इसलिए जो है जो लोग हैं उनको अपने क्षमता का भी आकलन करके कि हमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप कीजिए, नहीं तो अपने समय को, रिसोर्स को, पैसे को बर्बाद मत कीजिए और कहीं दूसरे एम्प्लॉयमेंट, कोई दूसरा सेक्टर में अपने जॉब को खोजिए। और अगर आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि इसमें नौकरी लगातार जो है परीक्षाएं बहुत होंगी और नौकरी की संख्या कम होने वाली है। ये कम हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। सरकार सभी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है तो उसमें नौकरियों की संख्या कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, गला काट प्रतियोगिता में आपको फंसा दिया जाएगा और फिर वहां फंस करके जो है अगर आप सही ढंग से नहीं प्रिपेयर कीजिएगा तो आपके लिए खतरा है। तो इसलिए आपको सावधान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने उसको रखने का प्रयास किया और देखिएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत लगातार जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। ये देखिएगा सीईटी एग्जाम का एक बहुत बड़ा सेक्शन होने वाला है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स जो है 6 महीने का रहेगा। तो हम लगातार इधर जो है देखिएगा करंट अफेयर्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो करंट जीके पर आपको वीडियो मिलेगा, करंट अफेयर्स पे डिटेल वीडियो मिलेगा और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आपको वीडियो मिलेगा। और इस तरह से मैं सब्जेक्ट के अनुसार भी, अगर मान लीजिए जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी रहता है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी पे, तो वो सब आप पढ़िए ताकि आपको जीके में कम से कम जो है हाई स्कोर कर पाइए और अपने सफलता को सुनिश्चित कर पाइए। तो मेरा प्रयास यही है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।